डियर स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली हम स्टडी करेंगे निश्चित समाकलन, दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम स्टडी करते हैं निश्चित समाकलन। ठीक, और जो है हम यहाँ पे इसके प्रीवियस वीडियोज में इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था अनिश्चित समाकलन के बारे में। ठीक, अब यहाँ पे जो है डिस्कस ये करेंगे निश्चित समाकलन, दैट मीन्स डेफिनिट इंटीग्रल। क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम बात करें निश्चित समाकलन से तो यहाँ से भी आपके एनडीए के अंदर या फिर हम एनए की बात करें तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? मैक्सिमम की बात करें तो 4 क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप ही किए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, जैसा कि हमने जो छोटी सी डिफरेंस है वो तो बताया ही है। ठीक है, डिफरेंस ये है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई एरिया है और एरिया आपको जो है, मान लीजिए कि कोई ऐसे इस तरीके से कर्व है। क्या? कर्व की जो शेप है वो किसी भी तरीके से हो सकती है। फिलहाल के लिए जो हमने बनाया है वो ये आपका है। ठीक है, कर्व आपका ऐसा भी हो सकता है, इस शेप में भी हो सकता है, इस शेप में भी हो सकता है। हर शेप में आपका जो है हो सकता है किसकी शेप? कर्व की शेप। अब जो है कर्व को छोटे छोटे पार्ट में इंटीग्रेट करना इजी काम नहीं है। ठीक है, तो इसी बात को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसकी लोअर वैल्यू देख ली गई है कि इसकी लोअर कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है और ये अपर कहाँ तक जा रहा है। लोअर और अपर दोनों वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद जस्ट हम क्या करेंगे, इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें पता चल चुकी है, तो जस्ट हमें क्या कर देना होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, जो हमारा छोटा छोटा टाइम लेता है क्वेश्चन को सोल्व करने में वो सारे टाइम हमारा बच जाता है। और यहीं से हमारी ट्रिक मिली समाकलन की कि किसी भी बड़े से बड़े चीज़ को हम आराम से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसकी जो भी वैल्यू आएगी, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो कर्व हो, चाहे वो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया या फिर वॉल्यूम, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, सारी चीज़ें हम समाकलन के अंदर जो है कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ पे बात ये आ गई कि निश्चित मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, इंटीग्रेशन का तो नोटेशन ये है। क्या है? इंटीग्रेशन का नोटेशन ये है। ओके, अब यहाँ पे जो है मान लीजिए कि आपने फंक्शन लिखा f(x) और dx, और ये लगाने का मतलब ये है कि फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसको जो है आपने क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक, जैसा कि हमने इंटीग्रेशन के आपको बहुत सारे फार्मूले बताए हैं, उनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। और यहाँ से जस्ट इसके इंटीग्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये अपने आप में एक बुक है। ठीक है, फिलहाल वहाँ पे आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहीं तक आपको सीमित रहना है जितना हमने बताया है। ठीक है, हाँ, उसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने भी फार्मूले हमने बताए हैं, सारे फार्मूले के ऊपर आपको जो है क्वेश्चन फार्मूले के बेस्ड पे ही मिलेंगे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होंगे सब तो जो है 12th पास आउट ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एज का भी तो बाउंडेशन देखा जाता है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन f(x) dx, इसकी जो है मान लीजिए कि ये आ गया आपका फंक्शन ऑफ x। क्या है? फंक्शन ऑफ x। अब चाहे वो x की पावर 2, x की पावर 3 कुछ भी हो सकता है। हमने इसका नोटेशन दिया कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ये आएगी हमारा एक f(x).
और यहाँ पे जो है एक बात आपका विशेष ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जब आपके इंटीग्रेशन की लिमिट पता नहीं होगी, ये जो नीचे लिखा जाता है इसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है इसे हम अपर लिमिट की वैल्यू बोलते हैं। निम्न सीमा और उच्च सीमा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। फिलहाल अभी यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम जो है प्रीवियस जो वीडियो में हमने स्टडी किया था अनिश्चित समाकलन, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू किया है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस का सी जो यहाँ पे है ये हमारा एक अचर पद है, ये हमारा एक कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट क्यों ऐड किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये जो है सामने वाले ने हमें नहीं दिया है। हमें नहीं दिया है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये तो रही बात किसके अंदर, अनिश्चित समाकलन में। क्या? अनिश्चित समाकलन में। और जो दूसरी बात यहाँ पे आती है, मान लीजिए कि आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। मान लीजिए कि पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी पे, मतलब इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट है वो स्मॉल ए है और जो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट है वो हमारी बी है। ठीक है, और फिर भी यहाँ पे ऐसा ही फंक्शन डाल दिया गया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डिफरेंस समझ जाइए, यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट हमें नहीं दे रखी है तो जस्ट हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट भी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। दूसरी बात हमने ये बताई कि जब यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ए टू बी हमें पता होगी, मीन्स लोअर लिमिट हमें मिल गई, अपर लिमिट हमने किसी भी तरीके से इवेल्युएट कर लिया है। फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन आता है एफ ऑफ एक्स, और अब हम क्या करेंगे, हमें फिक्स वैल्यू पता चल चुकी है कि लोअर लिमिट इसकी ये है और अपर लिमिट इस फंक्शन की ये है, और इसी रीजन में इसी रीजन के अंदर ए टू बी में हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू है वो हमने एफ ऑफ एक्स मिली, और एफ ऑफ एक्स रखने के बाद अभी आपको लिमिट भी लगानी है। क्या? एफ ऑफ एक्स के बाद यहाँ पे आपको लिमिट भी लगानी है। लोअर लिमिट आपकी ए है और जो अपर लिमिट है ये आपकी बी है, और ये इसकी वैल्यू यहाँ पे सी ऐड नहीं करना होगा क्योंकि आपको फिक्स वैल्यू मिल चुकी है। जब फिक्स वैल्यू मिल चुकी है तो आपको कोई भी सी वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया होगा, अगर नहीं बताया तो यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन यदि आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, वहाँ से आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे मेन बात ये है कि फार्मूला पता होना चाहिए। क्या? फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और अपना जो मार्क है वो इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, अपर लिमिट हम रखेंगे, मीन्स एक्स के प्लेस पे हम अपर लिमिट माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट जब रखने लगेंगे एफ ऑफ ए, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेफिनिट इंटीग्रल का है और ये जो है इंटीग्रेशन हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल का है। ठीक, फार्मूला दोनों में सेम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि यदि आपने जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल को सीख लिया तो डेफिनिट इंटीग्रल में कुछ है ही नहीं, जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फंक्शन के अंदर डाल देनी है वैल्यू, रखने के बाद जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है एक चीज़ हमने देखी कि यहाँ पे जो है एक फार्मूला आपका ऐसा है जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और फार्मूला आपका ये है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। जस्ट यही है फार्मूला। क्या? फार्मूला यही है। अब ये फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, किस किस फंक्शन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या लिमिटेशन है इसकी, क्या कंडीशन है, आंसर तो यही है। क्या? जो फार्मूला के लेफ्ट साइड का है
वो तो हमें अभी सीखना है कि लेफ़्ट साइड में हमारा क्या कुछ रहेगा। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। और ये आपका जो है एनडीए के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अनदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि हम बात करें तो वहाँ पे भी ऐसा ही पूछा जाता है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो आपकी ट्रिक है इस फार्मूले को यूज करने की वो समझ जाइए। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए करते हैं क्वेश्चन। और इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू a है, क्या x की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू समझ रहे हैं x इज इक्वल टू b, ठीक है। और इस फार्मूले को हम क्या नाम देते हैं, इस फार्मूले को किसने दिया है, न्यूटन लेबनिज ने दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन लेबनिज फार्मूला। क्या, न्यूटन लेबनिज फार्मूला, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखें तो बेटर होगा। क्या, इस टाइप के क्वेश्चन को यदि हम देखें तो हमारा बेनिफिट भी होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन की स्टडी यहीं पे कर लेंगे तो एग्जाम के अंदर जो है हमें जस्ट क्वेश्चन को देखना होगा और फटाक से एक भी सेकंड नहीं लगेगा टाइम, हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पहले एक क्वेश्चन बता देते हैं, जैसा कि हमने अभी रखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उस टाइप से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, क्या, पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन आपको दे रखा है 1 to 2 e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये आपको दे रखा है, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका ये है और इसकी वैल्यू आपको क्या कर दिया गया है, फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया गया है और जस्ट आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप कैसे बताएंगे, पहले क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पे अभी इसको जाइए, क्या इसको भूलना है आपको। फिर इसके बाद क्या करना है, जस्ट इसको इंटीग्रेट पहले कीजिए। इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पे लेट करने वाली जो यहाँ पे ट्रिक है वो काफ़ी पावरफुल है, ठीक। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू क्या है रखेंगे, एक मिनट यहाँ पे कर देते हैं, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक, ये रहेगी। और यहाँ पे जो है x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x, हमें करना क्या है, इंटीग्रेट, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको लेट करें तो कुछ बेनिफिट होगा, और लेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ बेनिफिट ही हो, क्या, हमारा कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होता रहे, ठीक है। बेनिफिट के लिए हम अपना करते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, ठीक, और tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या, डिफरेंशिएशन करना, क्योंकि हमें dx जो है dt में इंटरचेंज करना, क्या, dx जो है हमें dt में इंटरचेंज करना, क्यों, क्योंकि हमने जब लेट कर लिया है तो सारी चीज़ें जो है इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, माहौल तो इसी का ही क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमने टी तो इसका क्रिएट कर लिया, जब इसका क्रिएट कर लिया तो हमें सारी चीज़ें क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये होगा कि आप किसी भी अनदर क्लास में क्या करते हो, मूव करते हो। मान लीजिए आपने 11th क्लास में है और फिर आपको जो है 12th क्लास में मूव ऑन करना है, ठीक।
और यहाँ पे ये अलाउड है कि जो आपकी 11th क्लास की सारी चीज़ें हैं वो आपके 12th क्लास में वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है मतलब जो 11th क्लास की बुक है वो 11th क्लास में ही चलेगी, जो 12th क्लास की बुक है वो 12th में ही चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि 11th और 12th दोनों की कंबाइंड बुक है, कंबाइंड नहीं है। इस तरीके से मान के चलिए 11th की जो चीज़ें हैं वो आप 12th में यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो यदि ऐसा होगा इसका मतलब जो है आपको नोटबुक भी बनानी होगी अलग से, क्योंकि 11th का जो है वो तो आपने स्टडी कर लिया, अभी 12th में फिर से आपको आना है। ठीक, इसी तरीके से आपको पेन भी अलग से लेना होगा, सारी चीज़ें। पेन तो मान लीजिए ले ही लेंगे आप 11th और 12th की, और यहाँ पे बुक आपकी चेंज होगी 12th क्लास में। इसका मतलब जो उसी के अकॉर्डिंग, क्या जब आपकी बुक चेंज हो गई तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉपी भी तो चेंज होगी, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग। इसी तरीके से माहौल इसका बनाना किसका, टी का, क्योंकि हमने लेट क्या किया है, टी के इक्वल लेट किया है, तो टी में सबको बनाना है। और टी में जब बनाने लगेंगे तो इसके इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो भी वहाँ पे जाएगी, क्या वो भी चेंज होगी, कुछ भी इसका नहीं रहेगा। ठीक, एक्स का नहीं रहेगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, ये हमने समझा दिया। अब आइए फटाफट से क्वेश्चन पे। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वगैरह जो हमने क्वेश्चन लिखा था वो बिल्कुल ठीक था क्वेश्चन। ठीक है, और ये रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो है एक्स का करेंगे तो हो जाएगा dx, और राइट साइड में t है तो t का करेंगे तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन dt। और यहाँ पे जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है इसके प्लेस पे हम dt रख सकते हैं। तो dt रखने के लिए क्या करेंगे, e की पावर tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, e की पावर t, और यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू dt है, तो ये हो जाएगा e की पावर t इंटू dt। अब यहाँ पे e की पावर t का चाहे वो आपको डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो आपका इंटीग्रेशन हो, मीन्स चाहे वो अवकलन हो चाहे वो समाकलन हो, सबकी जो वैल्यू है वो आपको e की पावर t ही मिलती है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब बात ये आ गई कि इसको तो हम कर लेंगे, क्या इसको तो हमने किया, e की पावर t आया हमारा आंसर। ठीक, अब यहाँ पे c हम ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो है लिमिट पता है, लिमिट पता है, तो इसको जो है t के फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं। क्या है, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, t की वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स 1, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 10 π/4, 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू 1, और tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। दैट मीन्स लोअर लिमिट पे t की वैल्यू कितनी आएगी, π/4, ये रहेगा। अपर लिमिट 2 दैट मीन्स tan इनवर्स 2, ये हो जाएगा, और ये t इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप, क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ये जस्ट एज इट इज रख दीजिए tan इनवर्स 2। अब यहाँ पे जो है लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दीजिए फटाफट, π/4 tan इनवर्स 2, ये आपको मिल जाएगा e की पावर t की वैल्यू आपको पता है क्या है, tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x, और ये रख दीजिए π/4 टू tan इनवर्स 2, तो ये आपका हो जाएगा क्या, tan इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स 2 माइनस e की पावर tan इनवर्स π/4, π/4 मतलब tan इनवर्स π/4, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, क्या ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 to 2 e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जो वैल्यू है ये आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लगाने के बाद ये आपको मिलेगा e की पावर tan इनवर्स 2 माइनस e की पावर tan इनवर्स π/4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम आ जाते हैं जो हमने अभी सीखा था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, इसका जो आंसर आने वाला है। और इसको भी करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें करना इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो पहले उसको कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे रिजल्ट है, क्या कुछ यहाँ पे रिजल्ट है, और रिजल्ट ही डायरेक्ट आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या रिजल्ट ही जस्ट आपसे पुटअप किया जाता है। इसलिए जो है आपके रिजल्ट बताए जाते हैं, जो फार्मूले बताए जाते हैं, इनको आप जो है लाइटली मत लेके चलिए, इनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज में ही इसको डाल दीजिए, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ही जस्ट आपसे पूछ ली जाती है। मान लीजिए कि आपको a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स की बजाय यहाँ पे कोई एक अलग से वेरिएबल भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मान लीजिए कि एफ ऑफ टी, और जो ये टी है इसी के रिस्पेक्ट में आपको डी टी भी करना होगा। मान लीजिए आपने इसको यू किया तो आपको डी यू ही करना होगा। ठीक है, एक्स के प्लेस पे आप ऐसा कर सकते हो, ये आपके समाकलन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिलहाल के लिए यदि आप टी रखना चाहते हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, टी रख दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट रही। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या बताती है, क्या दूसरी जो प्रॉपर्टी इसकी है वो यहाँ पे कहती है कि यदि हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो जो इसका साइन है वो माइनस आगे आ जाता है। दैट मीन्स a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, और यदि यहाँ पे हम b टू a करना चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल हम कर सकते हैं, बस शर्त ये होगी कि यहाँ पे आपका माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्या माइनस साइन यहाँ पे दिखाई देने लगेगा आपको। यदि ऐसा होगा तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी वैलिड होगी। कब? निश्चित समाकलन के अंदर, जब आपकी चाहे वो निश्चित हो चाहे वो अनिश्चित हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं निश्चित समाकलन मतलब लिमिट होगी तभी तुम उसको इंटरचेंज करेंगे, जब लिमिट हमें पता ही नहीं होगी तो क्या इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरी प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, क्या दो प्रॉपर्टी तो हमने स्टडी कर ली, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक सी ले लिया गया a टू b, और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, और इसको हम क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए लोअर लिमिट a है अपर लिमिट b है, और ये बीच में कोई वैल्यू c है। मतलब हम इसको क्या कर दें, a टू c इंटीग्रेट कर दें, c टू b इंटीग्रेट कर दें, टोटली हमारा a टू b इंटीग्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल होगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे रख रहे हैं, a टू c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब ये है कि जब हमें a टू b पहुँचना होगा तो यदि हमें c वैल्यू बीच में कहीं मिल जाएगी तो हम क्या कर देंगे, a टू c इंटीग्रेट कर देंगे, c टू b इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जो आएगा हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी a टू b। ओके, ये तीन हमारे जो है प्रॉपर्टी रही, तीन हमारी जो है प्रगुण रहे, जिनकी हेल्प से हम समाकलन का यूज हम समाकलन में कर सकते हैं और क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब बात यह आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर की। क्या? जब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन करना होगा, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 0 to 5 x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू dx है ऐसा, तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आपको क्या करना है, 5 से एक कम तक जाना है, 0 से शुरू करना है, इससे एक कम तक जाना है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। इसकी जो वैल्यू है ये आपकी 10 होगी। आपकी मर्जी है, आप इसको लंबा चौड़ा भी लेके जा सकते हो। और जस्ट आपको क्या करना है, ट्रिक यदि सीखनी है तो सीख लीजिए। 0 to 5 x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx ये है, तो 0 से आप स्टार्टिंग कीजिए, जो अपर लिमिट है उससे कम तक जाइए। कितने कम तक? सिर्फ एक। और 0 + 1 + 2 + 3 + 4 ये आपका चलेगा, और जस्ट आप इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने से जो मिलेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि 0 to यहाँ पे 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू dx दे रखा है। 0 to 2 जाएंगे, 0 + 1 + 2, 3 से तो कम ही है, 2 + 1 3, इसकी वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी।
आपकी मर्जी है। 0 to 1 जाइए, 1 to 2 जाइए, फिर 2 to 3 जाइए, और लेना तो आपको यही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा लोअर लिमिट ही आप ले सकते हैं। क्या, लोअर लिमिट ही आप ले सकते हैं। तो लोअर वैल्यू हमने रख दी, हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक भी मान के चल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आपने कैलकुलेशन तो किया नहीं, जस्ट आपने आंसर बताया है, तो ट्रिक ही है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्या, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है जैसे कि मान लीजिए कि आपको फोर्थ प्रॉपर्टी 3 तो अब यहाँ पे बताई गई है। फोर्थ मान लीजिए कि ये आपका दे दिया गया a प्लस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे x के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, इसकी वैल्यू आप ऐसा भी रख सकते हो, f ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है, ये आप सिंपली क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड करके, क्या है, दोनों को ऐड करके x को हटाते हुए इंटू डी एक्स भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पांचवी जो यहाँ पे बात आती है, जो पांचवी प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी, वो मान लीजिए कि इसी के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 0 to a दे दिया गया, f ऑफ x दे दिया गया, और यहाँ पे जो है इसकी फिर से यही होगी 0 to a, और यहाँ पे अपर लिमिट a प्लस 0 माइनस एक्स और dx। बात तो वही है। क्या, बात तो वही है। तो ऐसा लिखना चाहते हो, या फिर आप a प्लस 0 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही प्रॉपर्टी है। क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4 ही है आपकी। ओके, देखिए छठी प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कि माइनस a से लेकर के a तक आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू है, और ये जो फंक्शन है ये आपका इवन और ओड में ब्रेक होने वाला। क्या, ये आपका इवन और ओड में ब्रेक होने वाला है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर आप डाल लीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मान लीजिए माइनस a टू a, और ये मान लीजिए f ऑफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, ये आपका 2 पार्ट में ब्रेक होगा। क्या, ये आपका 2 पार्ट में ब्रेक होगा। जब यहाँ पे फंक्शन आपका इवन होगा, इवन फंक्शन का मतलब f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। मतलब यदि फलन एफ एक्स क्या है, सम फलन है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और यदि आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, विषम फलन होगा। क्या, यदि आपका फंक्शन विषम फलन है, ऐसा कर देते हैं f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका जो है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखें तो ये है। और यदि थ्योरेटिकली बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि फलन हमारा विषम फलन है। यहाँ पे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में यदि लिखना चाहें तो ये लिखा हुआ है समफलन। ठीक, और यदि इसको थ्योरेटिकली बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है समफलन है, हमारा फलन समफलन है। तो ये आपके इसकी वैल्यू ये ट्रांसफॉर्म होगी, और यदि विषम फलन होगा तो जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना, एक 0 लिख देना। क्या, इसकी जो वैल्यू है जस्ट 0 आएगी। कब, सिर्फ इतना चेक कीजिए कि यहाँ पे फंक्शन में माइनस पुट करने से क्या ये माइनस का एफ ऑफ एक्स तो नहीं आ रहा। यदि ऐसा आएगा तो जस्ट इसकी वैल्यू 0 होगी। और यदि यहाँ पे जो है सम फलन की प्रॉपर्टी आएगी तो यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो है 0 टू a रख दीजिए इंटीग्रेशन के लिमिट, और फंक्शन को इंटीग्रेट करके जैसे आप सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन समाकलन को, जस्ट वैसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है क्या, नेक्स्ट अब मान लीजिए कि 0 टू 2a चला दिया गया। क्या, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये भी क्या होगा, ये भी 2 पार्ट में ट्रांसफॉर्म होगा, 2 पार्ट में ब्रेक होगा। क्या, ये भी 2 पार्ट में ब्रेक होगा। जो ये फंक्शन है ये भी आपका 2 पार्ट में ब्रेक होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यदि जो है f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
अब की बार क्या चेक करना है, 2a माइनस एक्स करने के बाद वो जस्ट वही फलन यदि आपको मिलेगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। क्या, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। सिमिलरली यहाँ पे जैसे वहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे भी आपकी इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिलेगी। कब मिलेगी, ये आपका जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के साथ बाहर आएगा फंक्शन, तो ये मिलेगा आपको वैल्यू 0। ठीक है, ये दो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्यों, क्योंकि जस्ट यहाँ पे आपको क्या है, ये चीज़ें पता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और जो अपना नंबर है इजीली गेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मीन्स आपने प्रॉपर्टी सीख लिया, कैसे क्या होता है, इंटीग्रेशन है, फार्मूले तो हमने बता दिए। इंटीग्रेशन जो अनिश्चित समाकलन के अंदर जितने भी फार्मूले हैं वो सभी के सभी यहाँ पे आपके यूज होने वाले हैं। क्या, सभी के सभी आपके यूज होने वाले हैं। उन सभी के सभी फार्मूले से आप छुटकारा नहीं पा सकते, वो तो आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, या तो आप याद कर लीजिए या तो इस पोर्शन को ही स्किप कर दीजिए। दो ही चारा है आपके पास, या तो सारे फार्मूलों को आप याद रख लीजिए या फिर ये पोर्शन ही आप स्किप कर दीजिए। क्योंकि यदि आपने फार्मूले को नहीं याद किया है तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। कहाँ पे नहीं होगा, एग्ज़ाम के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपके लिए बेटर हो वही कर लीजिए। हमारे हिसाब से तो यही बेटर है कि आप जो है क्या कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 50+ फार्मूले नहीं याद करने हैं। ठीक है, तो ये आप फटाफट से 50+ फार्मूले याद कर लीजिए और अपना जो यहाँ पे है समाकलन का जो भी क्वेश्चन होगा वो आप आराम से सोल्व करेंगे और अपना नंबर भी गेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें बताएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे फार्मूले के तौर पे यूज होंगी और क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो वो सीखेंगे। फिर जो है हम कुछ क्वेश्चन को भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।